किसी को 10 साल दिए, किसी को 7 साल दिए, लेकिन वो लोग भी नहीं कर पाए। तो हम एक युवा उम्मीदवार को चिन्हित किए और इस गुंजल इकिर मुंडा के रूप में हम पाए। अभी तक का हम लोग का तमाड़ विधानसभा का सबसे युवा चेहरा है, तो मैं उसमें से सबसे अच्छा रुझान पब्लिक में आ रहा है। अब से जब से झारखंड आज़ाद हुआ है, झारखंड बना है, तब से कहा जाए तो एक स्थानीय नीति की एक मांग से चली है। तो अब झारखंड बना है तो यहाँ के लोगों के लिए बना है, और यहाँ के लोगों के लिए बना है तो यहाँ नियम कानून भी उस हिसाब से होना चाहिए। कुछ भी किसी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है तो पहला अधिकार वहाँ के गांव वालों का होता है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन होगा तमाड़ का विधायक? ग्राउंड जीरो से मैं अबुआ दिसुम के लिए लेकर आया हूँ रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुंजल इकिर मुंडा, जो कि तमाड़ से जनप्रतिनिधि है और वो चुनावी मैदान पे उतर चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और लोग इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जोहार गुंजल। जोहार रुपेश। ये जो चुनावी जो चीज़ें हैं, इसमें जदयू भी अपना विधायक लेके आ रहा है, जेएमएम का भी एक पुराना जो विधायक रहा है वो लेके आएगा, इधर जेकेएलएम भी लेके आ रहा है। आप एक निर्दलीय खड़ा हुए हैं, क्यों? हम एक बार कमिटमेंट करते हैं अपने जनता के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, कि हम चुनावी राजनीति में आने वाले हैं और जो बदलाव चाह रहे हैं हम सामाजिक और क्षेत्र में जो भी बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम उसको हम राजनीतिक तौर से लाना चाह रहे हैं। तो जब वो हम बात करते हैं, जब हम लगभग 3-4 साल पहले जब क्षेत्र में चुनाव के मकसद से लेकर घूमना शुरू करते हैं, तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये चुनावी राजनीति में उतरेगा, और उसी वजह से हम लोग सारे कुछ करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो हो नहीं पाता है। लेकिन जब एक बार वादा किया गया है कि हम लोग इस प्लान पे काम करेंगे कि हम बदलाव चाहते हैं और उसी के लिए हम राजनीति में हैं, तो आगे जो भी हो, चाहे हम निर्दलीय हों चाहे दलीय हों, हमें राजनीति में उतरना है, चुनाव लड़ना है तो हमें लड़ना है। तो उसी कमिटमेंट को हमने पूरा किया और इसलिए आज हम निर्दलीय के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। तो फिर आपके पास कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच तो वैसे हमारे कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम उसे विभाजित करेंगे तो 4 मुद्दों में हम काम कर रहे हैं। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति। और ये सभी चीज़ें वैसी हैं जिस पर हम लोगों ने पहले भी काम कर चुका है। लोग मुझे संस्कृति कर्मी के रूप से बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमने बहुत कुछ काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए ही ये सारे मुद्दे आए हैं। ये मुद्दे पर हम पहले से भी काम करते हुए रहते, तो उसी को हमने मुद्दा बनाया है ताकि लोग हमारा काम देखें कि अच्छा, ये लोग पहले से भी काम कर रहे थे और इनको अगर कुछ ताकत दी जाए चुनाव के माध्यम से, तो इन्हें उस काम को करने में और सहूलियत होगी। तो फिर देख रहे हैं कि इन सब जो तमाड़ एरिया में है, पहले से भी तो गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम है, तो वो फेलियर कहाँ पे हो गया और उसमें आप एज ए कहाँ पे उसको ठीक करने का? देखिए, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत कह सकते हैं, जो कंप्लेन हम गांव देहात में अक्सर सुन रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक जी हैं, वो क्षेत्र में उतना भ्रमण करते नहीं हैं, लगभग नदारद से दिखते हैं, और उस कारणवश हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जितना भी योजनाओं का क्रियान्वयन में बहुत सारी ढील दी गई है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो तमाड़ की जो आवाज़ है वो विधानसभा में सही रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पाई है। जिस हिसाब से सवाल या फिर नीति निर्धारण में यहाँ की जनता की आवाज़ जानी चाहिए थे, वो नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर एक पूरा सिस्टम का फेलियर हम कह सकते हैं, और जो भी योजनाएं होनी चाहिए थी, यहाँ पर चलनी चाहिए थी, उसका कुछ आ नहीं पाया ज़मीन पर। तो कुल मिलाकर चारों तरफ हम ये देखते हैं, और अगर आप गांव देहात में जाइएगा तो आपको स्वयं दिखेगा बहुत कुछ जिसमें कि ये कमी दिख रही है। रोड सबसे पहले होगा, और उसके अलावा तो बाकी बात इर्द गिर्द तो दिख रही है। सबसे जो विजिबल चीज़ है वो आपको सड़क और इत्यादि के रूप में दिखने वाला तो है। इन सब चीज़ के बीच में देख रहे थे कि अभी एक और प्रत्याशी हैं जिनको जदयू ने टिकट दिया है, तो उनके बारे में आपका क्या एक राय है? देखिए, ये राय तो जनता बनाएगी, लेकिन बहुत सारे जनता खुद देख रही है कि न्यूज़पेपर्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसको देखकर वो डिसाइड करे कि उनका विधायक जो कि उनको रिप्रेजेंट करे, वो आने वाले दिनों में उनके साथ कितना कदम से कदम लेकर चल पाए, कितना साफ छवि वाला हो, ये सब चीज़ डिसाइड करे देखकर। बाकी तो जनता खुद जान रही है, खुद पेपर पढ़ रही है, खुद माहौल दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जान रही है।
तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुंजल इकिर मुंडा एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आईआईटी रुड़की से अपना एमए किया है, आईआईटी रुड़की में पढ़ा है। इसके बाद इन्होंने संस्कृति के कर्मी के रूप में कई सालों से काम करते आ रहे हैं और अभी फ़िलहाल में लोगों की सेवा करने के लिए तमाड़ विधानसभा से चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं। इनका चुनावी चिन्ह टेम्पो छाप है जो क्रम संख्या 9 में है। और इसमें हम आगे बात करना चाहते हैं गुंजल जी से कि कई इलाकों में हम लोगों ने घूमा, आपके साथ में देखा, कई जगह पे सड़क नहीं है, कई जगह पे स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है, कई जगहों पे स्कूल का स्थिति खराब है। तो एक आने वाले दिनों में आप इन सब चीज़ से कैसे आप निकल के आएंगे? देखिए, एक तो जैसा कि आपने सही में कहा कि यहाँ पर चूँकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है तमाड़ का, बहुत इसके जो भौगोलिक क्षेत्र जो है, पहाड़ भी है और प्लेन्स भी है, नदियाँ भी है, तो इन सब चीज़ को जोड़ने के लिए एक प्रॉपर कनेक्टिविटी, सड़क मार्ग इत्यादि बहुत आवश्यक है और उसकी हालत ठीक नहीं है। और उस कारणवश होता है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंच नहीं पाती है, आपका बाकी योजनाएं हैं जो वो पहुंच नहीं पाती है। तो एक कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी सेंटर्स बने हैं, उस पर जितने भी डॉक्टर है या फिर नर्स है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो और इनफैक्ट आप अगर बुंडू जैसे शहर जाएंगे, वहाँ का अनुमंडलीय अस्पताल भी जर्जर हालत में है। वहाँ पर बस एक रेफरल पॉइंट की तरह हम उसको देखते हैं कि जब भी वहाँ जाएंगे तो रेफ़र करके रिम्स भेज देना है, कहीं और भेज देना है। तो एक स्थायी रूप से एक प्रॉपर फैसिलिटी वहाँ पर है नहीं। तो अगर बुंडू का वो हाल है तो बाकी आप तमाड़ के हर एक एरिया में आप सोच सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, और शिक्षा के एरिया में भी पूरे तमाड़ में सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है। स्कूल की तो आप बात मत करिए कि क्या मतलब बुरा हालत है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो कि समाज का एक बुनियाद रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी तो बहुत हालत बहुत ठीक नहीं है। तो इसमें और हम देख रहे थे कि आपका मैनिफेस्टो जो देख रहे थे कि आपका जो लक्ष्य है इसमें, तो जैसे एक पहला नंबर पे 5वीं अनुसूची का अक्षरस है, तो ये क्या है? आप थोड़ा सा एक हमको जानना चाह रहे थे कि आपने जो मैनिफेस्टो बनाया है, हाँ। ये क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब करें। देखिए, चूँकि तमाड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र आता है और यहाँ पर जैसे कि आप संविधान के जानकार जानते होंगे कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी नियम कानून लागू होता है वो 5वीं अनुसूची के हिसाब से होता है। और दुर्भाग्य से कई वर्षों से इसका पालन उस रूप से नहीं किया गया जिस हिसाब से हमारे देश के जितने भी कानून निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा था। तो इसका अक्षरांश पालन हम सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। उसमें उस नियम में जो भी आता है और जितने भी चीज़ें हैं जिससे कि आदिवासी जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, हम उसको कानून के दायरे में रखकर उसको अक्षरांश पालन करवाएंगे उसको, ताकि जो इस क्षेत्र की विविधता है वो सुनिश्चित हो पाए। और इसमें जो दूसरा पॉइंट था, हम अगर एक पॉइंट की अगर हम बात करें, थोड़ा डिस्क्राइब अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कर दे, तो आपका जो एक लक्ष्य है वो उसको और वो इजीली समझ पाएंगे। तो ये स्थानीय नीति की मांग के बारे में। स्थानीय नीति चूँकि एक पूरे झारखंड भर का एक मुद्दा है। आपसे जब से झारखंड आज़ाद हुआ है, झारखंड बना है, तब से कहा जाए तो एक स्थानीय नीति की एक मांग से चली है। चूँकि जितने भी सरकारी नौकरियां निकलती है तो प्राथमिकता तो यहाँ पर जो भी झारखंड के जो स्थानीय युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन एक नियम कानून के ना रहने की वजह से उनको अपना हक अधिकार मिल नहीं पाता है। तो उस चीज़ को पालन करवाने के लिए उसका एटलीस्ट नियम के रूप में आए वो चीज़, ताकि अभी करंट गवर्नमेंट में भी ये काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। ये बड़ा मुद्दा है और हम समझ सकते हैं कि जटिल मुद्दा भी रहेगा, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी मुद्दा है। और जब तक इस चीज़ को हम पालन नहीं करवा पाएंगे तो अपने झारखंड के क्रिएशन को, अपने झारखंड के बनने को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब झारखंड बना है तो यहाँ के लोगों के लिए बना है, और यहाँ के लोगों के लिए बना है तो यहाँ नियम कानून भी उस हिसाब से होना चाहिए। और जो जल जंगल ज़मीन पर जो स्वामित्व की जो बात हम कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय या फिर जो इससे, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, जब हम ग्रामीण परिवेश या फिर जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो जो कुछ भी किसी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है तो पहला अधिकार वहाँ के गांव वालों का होता है। मतलब जनरली हमें बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है जो शहर इत्यादि में रहते हैं कि गांव वालों की अपनी संपत्ति वैसी होती नहीं है। लेकिन गांव के सीमा के अंदर जो भी आता है वो गांव वालों की संपत्ति होती है और उसका वो अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं।
ये सब नियम कानून में लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि जानकारी का अभाव है और इसके अलावा उसको क्रियान्वयन करने में जो सरकारी मदद चाहिए, वो सरकार की तरफ से भी एक ढीलापन दिखता है। तो इन सब चीज़ों को एटलीस्ट कम से कम अगर वो अपना गाँव में अपना सरकार या फिर अपना जो यूनिट है चलाना चाह रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से मदद मिलनी चाहिए और ग्राम सभा को उस तरह से हमें सशक्त करना है। और इन सब के बीच में महिलाओं के लिए क्या आप अपने देखिए, अगर आप पूरा मैनिफेस्टो देखिएगा तो लगभग 3 हिस्सों में हमारा मैनिफेस्टो है और एक हिस्सा पूरा का पूरा महिलाओं पर ही केंद्रित किया गया है। तो कह सकते हैं कि 1/3 हमारा जो भी मुद्दा रहा है मैनिफेस्टो के ज़रिए, वो महिलाओं पर फोकस्ड है। तो ये आप तमाड़ में भी देखिएगा और अन्य क्षेत्रों में भी देखिएगा कि एक महिला समूह का एक बहुत प्रबल प्रेजेंस है यहाँ पर पूरे क्षेत्र भर में। ऑलमोस्ट हर गाँव में महिला समूह है, लेकिन सिर्फ महिला समूह बना देने से वो जो आप चाह रहे हैं, जो जिस क्षेत्र का तरक्की चाह रहे हैं, वो हो नहीं पाता है। जब तक आप उस महिला समूह को का कौशल विकास ना करें या फिर उन्हें वित्तीय सहायता ना दें और उन्हें प्रॉपर एक मार्केट ना दें, तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो महिला समूह मात्र एक बैठने की जगह हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम महिलाओं समूह के साथ काम करेंगे और साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत काम करना है, महिला शिक्षा पर भी काम करना है, महिला स्वास्थ्य पर भी बहुत काम करना है। तो इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में महिलाएं ही इस पूरे क्षेत्र का हर एक क्षेत्र में अग्रणी रहे और वो इस क्षेत्र को आगे ले जाएँ। और जो हम संस्कृति की बात कर रहे थे, जो आदिवासी संस्कृति की और नाच, गान, नृत्य, ये सभी चीज़ों में, इस पर आप किस तरीके से काम, थोड़ा अगर विस्तृत जानकारी दे पाएँ? देखिए, चूँकि झारखंड का अस्तित्व ही उसके एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान के लिए ही अस्तित्व में आया है। तो जब तक हम झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे और उसको जहाँ पर उसका प्रेजेंस है, झारखंड की संस्कृति गाँव में दिखती है आपको। बिल्कुल। तो जब तक उसको हम प्रबल रूप से सामने नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम झारखंड के क्रिएशन को हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। तो जो चलन था हमारे पुरखों से चला हुआ है कि हर गांव में एक अखड़ा रहे, तो अखड़ा का कंसेप्ट पिछले कई सालों में फिर से वापस आ रहा है। तो पुनर्जीवित कैसे करेंगे और उसके माध्यम से हम अपने जितने भी ग्रामीण वासी हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण संगठन हैं, उसको हम किस तरह से प्रबल रूप से अपने ग्राम सभा को सशक्त कर पाएँ। तो उसका आधार हमेशा संस्कृति ही रहेगी। तो हम संस्कृति को बल दे रहे हैं ताकि उसके ज़रिए हम हमारे समाज में चेतना, हमारी राजनीतिक चेतना इत्यादि बढ़ पाए। तो इसलिए सांस्कृतिक आधार इन सब चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा रहा दादा ये बात तो। लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपका जितना भी हमने प्रचार का जो सामग्री देखा या फिर जहाँ भी, एक लाइन हमेशा रहता है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, हम लड़ेंगे, हम तो जीतेंगे। देखिए, जो शुरुआत में आपने सवाल किया कि बाकी सब तो दल के साथ खड़े हैं, आप तो निर्दलीय हैं। तो निर्दलीय होते हुए भी मेरे बहुत सारे सपोर्टर रहे और जब हमने डिसाइड किया, जब हम कर रहे थे कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो सबने कहा कि हम लड़ेंगे। हाँ। और सबने कहा कि हम जीतेंगे भी। तो वहीं से हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही इनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी हमें बात करना जरूरी है कि वो गुंजल इकिर मुंडा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, कुछ हमारे साथ इधर सपोर्टर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? सुमेश मुंडा। आप गुंजल दा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? गुंजल दास से मेरी बहुत उम्मीदें है कि तमाड़ विधानसभा को जो आज तक किसी विधायक या मंत्री ने नहीं ले जाया, वहाँ तक ले जाके पहुँचाएंगे। इससे पहले भी तो आपके सामने एक विधायक था जेएमएम से, और अभी एक देख रहे हैं कि जदयू से टिकट से लड़ रहे हैं, तो फिर उन सबको फिर नहीं दे के आप एक युवा नेता को दे रहे हैं। उन लोग को भी दिए थे मौका, किसी को 10 साल दिए, किसी को 7 साल दिए, लेकिन वो लोग भी नहीं कर पाए। तो हम एक युवा उम्मीदवार को चिन्हित किया और इस गुंजल इकिर मुंडा के रूप में हम पाए। बिल्कुल, धन्यवाद। और अभी हम आते हैं, दादा आपका नाम क्या है? सुखदेव मुंडा है। सुखदेव दादा, आप गुंजल दा को क्यों चुन रहे हैं? देखिए, जब गुंजल दादा से हम लोग पहली बार मुलाकात हुई, लगभग 3 साल हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि जब साथ में ही हम लोग काम कर रहे थे ग्राम सभा कर लेकर के, तो उसी टाइम से हम लोगों ने थोड़ा महसूस हुआ कि साथ में काम करेंगे, अगर विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे तो और अच्छा तरीक़ा से हम लोग जो ग्राम सभा जो होता है उसको सशक्त कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी देखा हम लोगों ने। तो उनसे जो चूक हुआ है, आप चाहते हैं कि वो गुंजल दा उसको पूरा करे? एजे नहीं, हम लोग ही नहीं, पूरा तमाड़ विधानसभा का जनता ही चाह रहा है। बिल्कुल। और दादा इधर एक दो लोग हैं, हम देखते हैं कि इनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं। कि दादा आप बताएं, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम दिनबंधु सिंह मुंडा हुआ। तो देख रहे हैं कि अभी गांव देहात में आप लोग घूम रहे हैं साथ में, तो लोगों का कैसा एक तरह से रिएक्शन है गुंजलदा को लेके? बहुत रिएक्शन अच्छा आ रहा है। युवा चेहरा है, सबसे युवा अभी तक का हम लोग का तमाड़ विधानसभा का सबसे युवा चेहरा है, तो मैं उसमें से सबसे अच्छा रुझान पब्लिक में आ रहा है। ऐसे इसीलिए हमको और मोटिवेट हो रहा है और गांव लोग को भी मोटिवेट हो रहा है कि चलिए इसका बहुत आगे तक ले जा सकता है। और दादा, अब आपसे थोड़ा हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डोमन मुंडा है। अच्छा, तो डोमन दादा ये बताइए कि आप पूरा तमाड़ में आप घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे जाके, और भी प्रत्याशी भी घूम रहे होंगे, उन सब प्रत्याशी और गुंजलदा के बीच में अंतर क्या नजर आ रहा है? सबसे तो ये देखना होगा कि हम लोग का तमाड़ विधानसभा में कैंडिडेट 17 को खड़े हुए हैं, तो इसमें से हम मेरा हिसाब से देखें तो इसका सब में ही फिटनेस सबसे अच्छा है। शिक्षा में जाइए, चाहे किसी पब्लिक का सपोर्टिंग में जाइए, चाहे किसी का बातचीत में जाइए, और हर भाषाओं से इसको समझाने का एक तो इच्छा भी रखता है, इसीलिए पब्लिक गांव देहात में इसको ज़्यादा मानते भी हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी तो जो गुंजलदा के जो सपोर्टर हैं उनसे बात हुई, अंतिम में सिर्फ हम ये गुंजलदा से एक बार बात करना चाहेंगे कि वो तमाड़ के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो तमाड़ के जितने भी हमारी जनता है, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप के पास बहुत अच्छा मौका है, जो कि 5 साल में एक बार चुनाव करने का मौका मिलता है, और उस मौका को आप गवाइए मत। आप खुद से सोचिए कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन हो सकता है। और ये तो तमाड़ की जनता हमेशा से हम पूर्ण भरोसा है और हमेशा से देखे भी हैं कि उन्होंने कभी किसी पार्टीगत नेता को नहीं देखा। उन्होंने व्यक्ति विशेष को या व्यक्तिगत तौर पे जो बढ़िया करेगा, जिन पर भरोसा है, उसे देखा है। तो इस बार भी देखिए कि कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है, कौन आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, उसके बाद ही चुनाव करिए। और निश्चित तौर पर ये मैं कहूँगा कि उस चुनाव में मैं अव्वल रहूँगा, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। छोटा सा और मैसेज दे देना चाहते हैं कि 13 नवंबर दिन बुधवार, छाप है टेम्पो और क्रम संख्या है 9, उस पर बटन दबाएं और भारी मतों से गुंजलदा को जिताएं। लेकिन इससे पहले एक बार जोरदार थोड़ा नारा भी हो जाए, तो हम लोग थोड़ा सुनना चाहेंगे कि भाई हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, तो थोड़ा जोरदार जोश में लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो इसी के साथ में इस इंटरव्यू में आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने, दर्शकों ने इंटरव्यू को देखा, और हम चाहेंगे तमाड़ की जनता से कि आप गुंजलदा को सपोर्ट करें और इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें लिखी हैं ये इसे पूरा भी करेंगे, और एक युवा चेहरा होने के नाते आप लोगों के समक्ष हर समय प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।